क्या होता है जब कुछ माता पिता अपनी आंखों में आंसू लेकर, हाथ में मेडिकल फाइलें पकड़कर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमारी बिल्कुल स्वस्थ बेटियों ने कोविड वैक्सीन ली और उनकी मौत हो गई। किसी को तो इसकी जिम्मेवारी लेनी ही होगी। और फिर सरकार का जवाब आता है कि वैक्सीनेशन जो था वो स्वैच्छिक था, वो लेंट्री था, हमने किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की, लोगों ने अपनी मनमर्जी से कोविड वैक्सीन लगवाई है। कंपेंसेशन या फिर कोई कानूनी अधिकार बनता ही नहीं है, हम तो उत्तरदायी ही नहीं हैं। और अंत में सुप्रीम कोर्ट कहता है इस मामले के अंदर हम फैसले को सुरक्षित रख रहे हैं, हम जजमेंट को रिजर्व कर रहे हैं, बहुत जल्द ही फैसला सुनाएंगे, पूरी बात को गहराई से परख रहे हैं और उसके बाद फैसला सुनाएंगे। ये कोई सामान्य केस नहीं है, ये कोई सरल सुनवाई नहीं है, ये एक संभावित ऐतिहासिक फैसला बनने जा रहा है जो बदल सकता है वैक्सीनेशन कंपेंसेशन कानून और पब्लिक हेल्थ अकाउंटेबिलिटी, और साथ में एडवर्स इवेंट फॉलोइंग द इम्यूनाइजेशन इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड्स को, AEFI, यानी कि वैक्सीन लगने के बाद जो गलत प्रतिक्रिया हो जाए उन मामलों के बारे में जो इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी बदल सकता है। ये केस बहुत महत्वपूर्ण केस है और आप देख रहे हैं सबसे गहरा, विस्तृत और प्रमाणिक कानूनी विश्लेषण। केस का नाम है रचना गंगू बनाम भारत संघ 2025 सर्वोच्च न्यायालय, जहां पर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के अंदर जब जजमेंट सुनाएगा बहुत जल्द ही तो तय करेगा कि क्या कोविड वैक्सीन से कथित रूप से मरे हुए लोगों के परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए और क्या एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति बनाई जानी चाहिए। आइए मामले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मामले की पृष्ठभूमि को समझते हैं। दो परिवार, उनकी दो बेटियां, एक 18 साल की और एक 20 साल की, दोनों पूरी तरह स्वस्थ, दोनों ने कोविड वैक्सीन लगवाई और दोनों की मौत कुछ ही दिनों के अंदर हो गई। माता पिता का दावा कि 18 साल की लड़की को गंभीर ब्रेन क्लोट हो गए और दिमाग डेड हो गया और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। और रही दूसरे परिवार की बात, वो अपने परिवार वाले बोलते हैं कि हमारी 20 साल की लड़की थी, तेज शरीर में दर्द हुआ, इतना तेज दर्द हुआ कि उसको आईसीयू में एडमिट कराना पड़ा और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो गई। पोस्टमार्टम हुआ था पर माता पिता कहते हैं कि ऑटोप्सी रिपोर्ट हमें कभी दी ही नहीं गई, कई बार मांगने के बावजूद भी नहीं दी गई। परिवार का आरोप कि अस्पतालों ने जानकारी छुपाई है और जो ये AEFI सिस्टम है यानी कि एडवर्स सिस्टम फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, यानी कि वैक्सीन लगने के बाद जो गलत प्रतिक्रिया वाला जो सिस्टम है ये फेल हो गया है। सरकार ने मामले की जांच नहीं की, कई बार अप्रोच करने पर भी कोई जवाब नहीं मिला, किसी भी तरीके का मुआवजा नहीं मिला और इसलिए ये जो मामला है देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया। अब बात करते हैं कि इस मामले के अंदर जो याचिकाकर्ता हैं, जो पेटिशनर हैं, वो क्या मांग रहे हैं। उनके वकील सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंसाल्वेस और अन्य ने दो चीजों की मांग की है। पहला, वैक्सीन से मौत होने पर कंपेंसेशन मिले और दूसरा, सीरियस एडवर्स इफेक्ट की जांच के लिए एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए। बहुत सी मौतें कभी सही तरीके से दर्ज ही नहीं की गई और जो AEFI डेटा है यानी कि वैक्सीन लगने के बाद जो गलत प्रतिक्रिया वाला जो डेटा है वो अधूरा है और अपारदर्शी है। परिवारों को नजरअंदाज किया गया। जो डेटा सप्रेशन हुआ, 40-50 केस स्टडीज पर एक पैटर्न दिखते हैं। जैसे ही हम 40-50 केस स्टडी करते हैं इस मामले पर, उस पर एक पैटर्न दिखाई देता है। वैक्सीन सिर्फ कागजों पर ही स्वैच्छिक थी, वॉलेंट्री थी, लेकिन असल में रेस्ट्रिक्शन इतने कड़े थे जैसे कंपलसरी हो गया। घर से बाहर निकलते तो आपको वैक्सीन की रिपोर्ट दिखाइए, गाड़ी में बैठते हैं तो वैक्सीन की रिपोर्ट दिखाइए, टिकट बुक कराते हैं बस की, ट्रेन की, तो वैक्सीन की रिपोर्ट दिखाइए। तो वो अल्टीमेटली कंपलसरी हो गया था, ये याचिकाकर्ताओं का कहना है। अब बात करते हैं केंद्र सरकार के पक्ष की। सरकार ने इस
याचिका का कड़े शब्दों में विरोध किया। सरकार का कहना था कि वैक्सीनेशन ने करोड़ों लोगों की जान बचाई है। यह पूरी तरह स्वैच्छिक प्रक्रिया थी, वॉलंटरी थी। जिसको लगानी थी वही लगवाता, हमने तो किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की। और तीसरा, लोगों ने जोखिम जानकर स्वयं वैक्सीन लेने का निर्णय लिया था, हमने किसी को मजबूर नहीं किया। और चौथा, कंपेंसेशन तभी पॉसिबल है जब वैज्ञानिक कॉजेशन सिद्ध हो जाए, यानी कि साइंटिफिक रूप से ये प्रूव हो जाए कि जो मृत्यु हुई है, जो मौत हुई है, वो सिर्फ कोविड वैक्सीन लेने की वजह से ही हुई है। और जो भारत का AEFI सर्विलांस सिस्टम है वो विश्व स्तर पर प्रशस्तित है। उसकी पूरे विश्व में प्रशंसा होती है कि जो हमारा AEFI सिस्टम है कि वैक्सीन लेने के बाद क्या इल इफेक्ट्स हो सकते हैं, उसको मॉनिटर करने का जो सिस्टम है वो विश्व विख्यात है। हम तो विश्व गुरु हैं। सरकार ने जो आंकड़े बताए वो बेहद महत्वपूर्ण है। भारत का जो वैक्सीनेशन डेटा है सरकार के हिसाब से वो ये कहता है कि 220 करोड़ डोज लगाए गए थे उस समय और 92,887 AEFI केस दर्ज हुए थे। मतलब 92,687 ऐसे मामले दर्ज हुए थे जिसमें वैक्सीन लगने के कुछ समय बाद उनके अंदर, जिनको वैक्सीन लगी उनके अंदर कुछ गलत लक्षण दिखाई दिए गए, कुछ जो केमिकल रिएक्शन हुई वो गलत हुई। और सिर्फ जो ये डेटा था 92,687 लोगों का, ये टोटल 220 करोड़ के लोगों का लगभग 0.000042% ही है। और सिर्फ 50 TTS के केस दर्ज हुए। TTS मतलब जो ब्रेन क्लॉट के मामले होते हैं। सरकार आधिकारिक रूप से कह रही है कि सिर्फ 50 ही ऐसे ब्लड क्लॉट के मामले दर्ज हुए। सरकार की तरफ से ASG ऐश्वर्या भाटी का बयान बेहद प्रभावशाली था। उन्होंने कहा कि यह बेहद कठिन समय था लेकिन वैक्सीन ने लाखों लोगों की जान भी बचाई। जो मामले आए विशेषज्ञ समिति ने जांच की और भारत में जो वैक्सीनेशन सिस्टम था वो वॉलंटरी था। चीन की तरह हमने कंपलसरी नहीं किया था। अब यहां से असली भिड़ंत शुरू होती है क्योंकि अदालत सिर्फ आरोप नहीं सुनती है, अदालत मांगती है सबूत, डेटा और वैज्ञानिक प्रमाण भी। तो इस चरण में सबसे बड़ी टक्कर हुई। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के कड़े प्रश्नों के बारे में। जस्टिस विक्रम नाथ बार बार पूछते रहे कि आप कह रहे हैं कि भारत में 33,000 लोग वैक्सीन रिलेटेड मौत का शिकार हुए हैं, समझ रहे हैं। विक्रम नाथ ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि आप लोग कह रहे हो कि भारत के अंदर 33,000 लोग वैक्सीन रिलेटेड मौत का शिकार हुए हैं, इसका वैज्ञानिक आंकड़ा कहाँ है। कोर्ट ने कई और सवाल उठाए जैसे कि क्या आप यूनाइटेड किंगडम के आंकड़ों पर भरोसा क्यों कर रहे हो और भारत के आंकड़ों पर आपको विश्वास क्यों नहीं है। भारत के आंकड़े आपको क्यों गलत लगते हैं, भारत सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं, और क्या विदेशी सरकारें हमेशा सही होती हैं। और सबसे तीखी टिप्पणी ये बोला कोर्ट ने कि आप यूनाइटेड किंगडम यूके की सरकार पर तो भरोसा कर रहे हैं लेकिन भारत सरकार पर आप क्यों भरोसा नहीं कर रहे हैं। इस पर याचिकाकर्ताओं ने जवाब दिया। याचिकाकर्ता बोले कि हम सरकार पर अविश्वास नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि डेटा बहुत कम है, इंडिपेंडेंट जांच होनी इसलिए ज्यादा जरूरी है। और ये कंपेंसेशन अपने आप नहीं चाहते कि याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि हमें कंपेंसेशन नहीं चाहिए। वो क्या चाह रहे हैं इस मामले के अंदर, वो चाह रहे हैं कि वैज्ञानिक जांच हो और स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति बनाई जाए और मामले के अंदर पूरी पारदर्शिता आए। यहां पर जो सार्वजनिक हित है और जो संविधान है वो दोनों टकरा रहे हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि भारत में वैक्सीन रिलेटेड मौतों के लिए कंपेंसेशन पॉलिसी होनी चाहिए। कमेंट के अंदर मुझे बताइएगा यस और नो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। वैक्सीन रिलेटेड जो डेथ है वो शायद वैक्सीन लगने के तुरंत बाद नहीं हो रही हैं, बाद में भी बहुत हो रही हैं। आप देखिए बहुत सारी न्यूज रिपोर्ट्स हैं कि यंग लोग हार्ट फेलियर हो रहा है, उसकी वजह से डेथ हो रही है। और मैं खुद पिछले 1.5 साल के अंदर अपने परिवार में 2 डेथ देख चुका हूं। अभी हाल ही के अंदर मेरी सगी भांजी 18 साल की, सिर्फ उसको हार्ट फेलियर हो गया। सारी जांच कराई, ऑटोप्सी रिपोर्ट चेक कराई, सब
ठीक कहा, ब्लड क्लॉट निकला। कोई ऑफिशियल रूप से ये नहीं कह रहा कि ये इस वजह से हुआ है वैक्सीन की, मगर डॉक्टर से जितनी हमने बात की सब इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। ये जांच का विषय है, सरकार को इस पर अच्छी जांच करनी चाहिए। आप बोलोगे कि सर आप भी कंपनसेशन लेने के चक्कर में हो क्या? हमें कंपनसेशन नहीं चाहिए, हमें बस ये चाहिए कि जो पारदर्शिता होनी चाहिए ऐसे मामलों के अंदर वो जरूरी है। और जो ये आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कि वैक्सीनेशन कंपलसरी नहीं थी, वो वॉलंटरी थी, तो हर जगह नाके लगा लगा के क्यों रोका जा रहा था? आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो वैक्सीनेशन की रिपोर्ट दिखाइए। जब तक सही तरीके से वैक्सीन की जांच ना हो तब तक लगानी नहीं चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। सरकार से बस यही गुजारिश है कि आगे कभी कोई ऐसी चीज हो जाए खुदा ना खास्ता तो प्रॉपर टेस्टिंग के बाद ही कोई आदेश पारित करें। मानवों को, ह्यूमन बीइंग्स को आप टेस्टिंग लैब्स ना बनाएं। आज जब मैं आपके साथ ये वीडियो बना रहा हूं, इसे जस्ट 2 महीने पहले की बात है, 25 अगस्त की। मैंने अपनी सगी भांजी खोई है, 18 साल की कुल। कुछ दिन पहले उसका एडमिशन कराया था कॉलेज में। फ्लाइट से दिल्ली आ रही थी और एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद, लैंड करने के बाद हार्ट अटैक आ जाता है। हंसती खेलती बच्ची, डॉक्टर से बात की, सब ऑन रिकॉर्ड, कोई नहीं कह रहा, मगर पीछे से सब दोष वैक्सीन को ही दे रहे हैं। चलिए बात करते हैं आगे इसी मामले पर। वापस फिर से हम आते हैं। इस केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने जेकब पुलियोल केस की भी जिक्र हुआ। जेकब पुलियोल केस दूसरा केस था जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पहले भी आया था, और उस केस के अंदर सरकार का तर्क था कि 2022 का जो डॉक्टर जेकब पुलियोल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ का जो केस है, उसमें साफ पहले स्पष्ट हो चुका है कि जो वैक्सीनेशन था वो वॉलंटरी था, दूसरा जो AEFI मैकेनिज्म था वो वैलिड था, और तीसरा सेफ्टी प्रोटोकॉल्स ठीक थे, और चौथा अप्रूवल प्रोसेस भी वैलिड था। सब कुछ पहले ही तय हो चुका है, यानी कि यह विषय पहले ही निपट चुका है, इसे अब दोबारा नहीं खोला जा सकता। लेकिन पेटिशनर्स ने इस बात का जवाब देते हुए यह कहा कि जेकब केस में कंपेंसेशन पर बात नहीं हुई थी, और दूसरा जेकब केस में इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी पर भी बात नहीं हुई थी, और तीसरा जेकब केस में वैक्सीन रिलेटेड डेथ इन्वेस्टिगेशन को नहीं जिक्र हुआ था। जेकब केस में वैक्सीन से होने वाली डेथ के बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ था। यही सुप्रीम कोर्ट को अब इस मामले के अंदर तय करना है, और यह केस नया संवैधानिक मुद्दा बनने जा रहा है या फिर यह पहले वाले जेकब केस को ही दोहराएगा, यह देखने का पड़ेगा जब कोर्ट अपना इसके अंदर फाइनल फैसला सुनाएगा। अब बात करते हैं अदालत के सामने मुख्य कानूनी प्रश्न क्या है इस केस के अंदर। कोर्ट के सामने जो मुख्य कानूनी प्रश्न है वो ये है कि क्या सरकार कंपेंसेशन देने को कानूनी रूप से बाध्य है? ध्यान से सुनिएगा सवाल को। क्या सरकार कंपेंसेशन देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है? अगर वैज्ञानिक रूप से कारण सिद्ध हो जाए तो। कोर्ट के सामने दूसरा सवाल यह भी है कि क्या इंडिपेंडेंट नेशनल एक्सपर्ट कमेटी बनाई जानी चाहिए, और तीसरा सवाल यह भी है क्या वैक्सीनेशन भारत में वॉलंटरी था या सामाजिक या फिर प्रोफेशनल दबाव के चलते कंपलसरी जैसा हो ही गया था, और चौथा क्या AEFI रिपोर्टिंग ट्रांसपेरेंट है? AEFI यानी कि आफ्टर इफेक्ट फॉलोइंग द इम्यूनाइजेशन, यानी कि जो वैक्सीन लगने के बाद जो प्रतिक्रिया है, गलत प्रतिक्रिया हो जाता है, उसका जो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है क्या वो ट्रांसपेरेंट है या डेटा सप्रेशन हुआ था कोविड-19 के दौरान जैसे चाइना में हुआ था। इन्हीं बिंदुओं को इस केस को अत्यंत जटिल बनाने का काम किया हुआ है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस मामले के अंदर जो शब्द हैं, जो ऑब्जर्वेशन हैं, उनको समझते हैं। कोर्ट ने इस मामले के अंदर अपने फाइनल फैसले को सुरक्षित रख दिया है, लेकिन जस्टिस नाथ का स्पष्ट बयान ये था कि हम सब कुछ तय करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, हम सब कुछ तय करेंगे। दूसरा, अमेंडमेंट पर भी फैसला होगा, और तीसरा कमेटी बनेगी या नहीं होगी ये भी हम तय करेंगे, इसलिए अभी हम फैसले को रिजर्व कर रहे हैं। अब बेंच सभी हलफनामे पढ़ेगी,
मेडिकल रिकॉर्ड्स का विश्लेषण करेगी और AEFI मैकेनिज्म की जांच करेगी और ग्लोबल स्टैंडर्ड से तुलना करेगी और साथ के साथ संविधान के सिद्धांतों को भी तोलेगी। ये फैसला पब्लिक हेल्थ लॉ का चेहरा बदल सकता है भारत के अंदर। अब हम इस पूरे केस का एक लीगल एनालिसिस करते हैं कि ये केस किन चीजों के बारे में नहीं है। आपको ये भी समझना है, कई बार हम ये समझ लेते हैं कि ये तो उस चीज को भी कवर कर रहा है। पहली बात आप समझिएगा, ये केस किसके बारे में नहीं है। ये केस एंटी वैक्सीन नहीं है। दूसरा, ये केस प्रोपेगेंडा नहीं है। तीसरा, ये केस डर नहीं फैला रहा। चौथा, ये साइंस के खिलाफ भी नहीं है। ये केस तो फिर किस बारे में है, आपका सवाल होगा। ये केस है किसके बारे में? ये केस है ट्रांसपेरेंसी के बारे में, यानी कि पारदर्शिता के बारे में। दूसरा, ये केस है सच्चाई के बारे में, यानी कि ट्रुथ के बारे में। तीसरा, ये केस है अकाउंटेबिलिटी के बारे में, यानी कि जवाबदेही के बारे में। और चौथा, ये केस है फेयर इन्वेस्टिगेशन के बारे में, यानी कि स्पष्ट और साफ सुथरी जांच के बारे में। और उसके साथ साथ ये केस है अनुच्छेद 21 के बारे में, आर्टिकल 21 के बारे में, जो जीवन का अधिकार देता है, गरिमामय जीवन का अधिकार देता है। और उसके साथ ये केस है क्या सरकार को कंपनसेशन पॉलिसी बनानी चाहिए या नहीं चाहिए। और ये केस है क्या अदालत पब्लिक हेल्थ पॉलिसी में दखल दे सकती है या नहीं। और इन्हीं सभी मुद्दों पर कोर्ट को अब डिसाइड करना है। अंत में हम इस मामले के कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। ये केस जो है हर भारतीय के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये जो केस है, ये दोषारोपण के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। ये केस डर के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। ये केस सिर्फ सत्य, न्याय और प्रक्रिया की निष्पक्षता के बारे में है। ये उन परिवारों के बारे में है जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया और जिन्होंने सिर्फ साफ साफ जवाब मांगा, उन्हें साफ साफ जवाब नहीं मिला। अब यहां पर हमारी न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट का भी कर्तव्य है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करे, वैज्ञानिक निष्पक्षता लाए और पारदर्शिता को इंश्योर करे और उसके साथ साथ सार्वजनिक विश्वास की भी रक्षा करे। यह फैसला तय करेगा भारत वैक्सीन इंजरी केसेस को कैसे संभालेगा और भविष्य की महामारी में जिम्मेवारी कैसे तय करेगा और किसकी होगी और स्वास्थ्य प्रणाली कितनी पारदर्शी बनेगी। ये ऐतिहासिक फैसला होने वाला है। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है वो पूरा होता है। अंत में आपसे सिर्फ एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि गंभीर वैक्सीन रिलेटेड डेथ की जांच के लिए एक इंडिपेंडेंट नेशनल एक्सपर्ट कमेटी बननी चाहिए? आपका जो भी विचार है कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा जरूर, हाँ या ना। माफी चाहूंगा, इस केस को जिक्र करते समय मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया। इंसान हूं। जिस छोटी बच्ची को 2 महीने की 1 महीने की मामा लगता था, उसका गोद में खिलाया था, उसी को कंधा दे के रहा है। माफ करिएगा, थोड़ा इमोशनल हो गया। खैर, आपको ये विश्लेषण जैसा भी लगा हो, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेशन में जरूर दीजिएगा। और आपको लगता है कि ये केस भारत के पब्लिक हेल्थ लॉ के लिए बहुत जरूरी है तो सबके साथ साझा जरूर करिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक उम्मीद के साथ कि सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।